और बुलेटिन में सबसे पहले बात रफ्तार के कहर की। 4 अलग अलग हादसों में कई लोगों की प्रदेश भर में जान चली गई। श्रीगंगानगर, कोटा, राजसमंद और बारा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू रफ्तार ने 6 से ज्यादा जिंदगियां छीन ली। श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पेड़ से तेज रफ्तार कार टकराई और 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोटा में बेकाबू कार पलट गई। डिवाइडर से टकराने से यह हादसा हुआ। पुलिस ने कार ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद वहीं राजसमंद में हाईवे निर्माण कंपनी सद्भाव की लापरवाही से एक के बाद एक 7 वाहन आपस में टकरा गए। चौथी तस्वीर बारा की है। यहां सड़क दुर्घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बारा मांगरोल राजमार्ग पर बोहत के पास निरोगधाम फार्म के सामने ये हादसा हुआ। सबसे पहले बात श्रीगंगानगर की, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यहां एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद जोहर में कार गिर गई। इसमें सवार 3 युवकों की मौत हो गई। ये 3 युवक शादी समारोह में आए थे। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई और जोहर में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 3 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कार में सवार 3 युवक एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे और देर रात घर लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई और जोहर में जा गिरी। सूचना मिलने पर रावला मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। श्रीगंगानगर से अशोक मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी? देखिए सुमित जी, दरअसल देर रात एक रावला थाना क्षेत्र के गांव में शादी समारोह चल रहा था। उस शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये कार सवार 3 युवक जो कि रावला मंडी थाना क्षेत्र के ही 9 पीएचडी के रहने वाले थे, उसमें शामिल होने के लिए जा रहे थे। लेकिन कार की जो रफ्तार थी वो रफ्तार काफी तेज थी और तेज रफ्तार होने की वजह से कार चालक ने कार से काबू खो दिया और ये कार पेड़ से टकराकर वहां नजदीकी बने एक जोड़ में जा गिरी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 3 युवकों ने मौके पर ही कार के अंदर ही दम तोड़ दिया। देर रात जब इस तरह की हादसे की सूचना ग्रामीणों तक पहुंची और ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से 3 युवकों के शवों को कार से काफी मशक्कत के बाहर निकाला और अभी 3 के शवों का पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो अभी रावला सरकारी अस्पताल में जारी है। फिलहाल इस पूरे के पूरे हादसे के बाद पूरे के पूरे 9 पीएचडी गांव में काफी शोकमग्न माहौल बना हुआ है, क्योंकि हादसे में जान गंवाने वालों में से 2 युवक सगे भाई बताए जा रहे हैं। तो एक ही परिवार के अंदर 2 युवकों की मौत हो जाना और उसके साथ साथ गांव के अंदर 3 युवकों की मौत हो जाने के बाद में न केवल शादी का माहौल था वो पूरा का पूरा शोक के माहौल में परिवर्तित हो गया, बल्कि पूरे क्षेत्र में इस समय शोक की लहर है। जी, इन तीनों की अगर अशोक बात करूं, इन तीनों की उम्र कितनी, लगभग कितनी उम्र बताई जा रही है और इनके परिजनों को सूचित कर दिया होगा अब तक? बिल्कुल, देखिए इन परिजनों को सूचित किया भी जा चुका है और अभी फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी चल रही है। और उम्र की बात करें तो देखिए जो 2 सगे भाई थे इनकी बमुश्किल 24 से 25 साल की उम्र थी और जो तीसरा युवक है उसकी भी उम्र लगभग 28, 27 के आसपास ही बताई जा रही है। तो निश्चित रूप से 3 युवक युवावस्था में थे और जवान मौत होने की वजह से ही गाँव के अंदर इस समय काफी शोक की लहर है। ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। श्रीगंगानगर से सहयोगी अशोक शर्मा फोन लाइन पर जुड़े बता रहे थे तेज रफ्तार कार बेकाबू और 3 की मौत। खबर उदयपुर से है। उदयपुर जयपुर हाईवे नंबर 8 पर राजसमंद जिले में गुरुवार देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया। एक के बाद एक 7 वाहन आपस में टकरा गए, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 8 घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अनंता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद करीब 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया, जिसे देर रात तक पुलिस बहाल करने में जुटी रही। वहीं बारा से भी सड़क दुर्घटना की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। सड़क दुर्घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बारा मांगरोल राजमार्ग पर बोहत के पास निरोगधाम फार्म के सामने यह हादसा हुआ, जहां सड़क पार करने के दौरान एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी। मांगरोल निवासी राजकुमार मीणा अपनी पत्नी के साथ अपनी रिश्तेदारी में हरसोली गांव जा रहा था। इस दौरान निरोगधाम फार्म के पास सड़क पार करने के दौरान सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों बाइक से नीचे गिर गए, घायल हो गए।
घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को मांगरोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को इलाज के लिए बांद्रा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अगली खबर कोटा से है, जहां विज्ञान नगर फ्लाईओवर के पास देर रात एक बेकाबू कार पलट गई, जिससे कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। मिली जानकारी के अनुसार विज्ञान नगर फ्लाईओवर से उतरने के बाद तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर पलट गई। मौके पर पहुंची विज्ञान नगर थाना पुलिस ने कार ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल विज्ञान नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर उदयपुर से है। उदयपुर में एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। गोवर्धन विलास में ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर उदयपुर से, बलीचा प्रतापनगर बाईपास के पास यह हादसा हुआ है। ओवरटेक के कारण यह हादसा होना बताया जा रहा है। हादसे में ट्रक ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हो गया है। हादसे के बाद वहां पर जाम लग गया है। घंटों बाद अब जाम को खुलवाया गया। बड़ी खबर उदयपुर से। उदयपुर में एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। बलीचा प्रतापनगर बाईपास के पास यह हादसा हुआ और हादसे के बाद उस सड़क पर लंबा जाम लग गया। गोवर्धन विलास पर यह हादसा हुआ है। ओवरटेक के कारण यह हादसा होना बताया जा रहा है, यानी लापरवाही कहीं ना कहीं ड्राइवर की। हादसे में ट्रक ड्राइवर भी बुरी तरह जख्मी हुआ है। घंटों बाद यहां लगे जाम को खुलवाया गया। और मुंबई मेट्रो का निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिर गया। बड़ी खबर, बड़ा हादसे में 13 मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर मुंबई से, जहां फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया। मुंबई मेट्रो का निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिर गया। हादसे में 13 मजदूर घायल हुए हैं। नजदीकी अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में ये हादसा हुआ है। और झुंझुनू से खबर है। झुंझुनू में कुछ बदमाश हर बार की तरह एक बार फिर एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। बुहाना में इस वारदात को अंजाम दिया बदमाशों ने। एसबीआई का एटीएम उखाड़ कर चोर ले गए। बुहाना के सिंघाना मोड़ के पास इस वारदात को अंजाम दिया। मशीन को कटर से काटकर ये बदमाश ले गए। झुंझुनू से बड़ी खबर, एटीएम उखाड़ कर ले गए बदमाश। बुहाना में दिया इस वारदात को अंजाम। बदमाश आते हैं एटीएम पर, मशीन को कटर से काटते हैं बड़ी आसानी से और फिर एटीएम को अपने साथ उखाड़ कर ले गए। अभी तक ये अंदाज़ा नहीं लगाया गया है कि इस एटीएम में कितनी राशि जमा थी। इम्तियाज भाटी मेरे सहयोगी झुंझुनू से फोन लाइन पर जुड़ गए। इम्तियाज, क्या अपडेट? जी, ये बुहाना के एसबीआई का एटीएम है। इसे रात को चोरों ने उखाड़ा है और अभी पुलिस ने भी मौका मुआयना किया है, लेकिन इसमें कितनी राशि थी, क्या था, वो बैंक के कर्मचारियों के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि पिछले 1-1.5 महीने से ये एटीएम खराब भी था। तो सुमित, जब बैंक के अधिकारी और जब कर्मचारी यहाँ आएंगे तब इसको खोलेंगे और वो अपना डाटा चेक करेंगे, तभी पता चल पाएगा कि इसमें कितने रुपए थे। लेकिन ये पता चला कि 1.5 महीने से ये खराब था। जी सुमित। अच्छा इम्तियाज, देर रात की आप ये घटना बता रहे हैं, इस वारदात को देर रात को अंजाम दिया गया। 10:08 हो रहे हैं। क्या 10 बजे से पहले बैंक के कर्मचारी कहीं पहुंचते नहीं हैं? जी सुमित, जब तक इनको पता चला तब तक की ये स्थिति है। जब इनको पता चला तब तक की ये स्थिति है और पुलिस को भी सुबह ही सूचना दी गई। उखाड़ कर ले जाते हैं बदमाश और अब तक इन्हें कानो कान खबर तक नहीं थी। सीसीटीवी लगा था वहां पर, गार्ड था वहां पर? नहीं, ये सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन गार्ड इसलिए नहीं लगाया गया था वहां पर। इसे बैंक के जो अधिकारी है उनसे बात हुई है। 1.5 महीने से ये एटीएम है वो खराब था। अच्छा।
जी। तो अब बैंक के कर्मचारी कब तक पहुंचेंगे, या कुछ इस तरह की सूचना मिली हो, उनसे बात हुई हो बैंक अधिकारियों से, कर्मचारियों से, कि भाई एटीएम मशीन खराब थी, तो क्या इसमें राशि जमा थी या नहीं थी कुछ? जी, इस संबंध में जो पुलिस के अधिकारी है, वहाँ जो बुहाना के एसएचओ है महेंद्र सिंह, उनसे चर्चा हुई है, तो उन्होंने उनको सूचना दे दी है। देने के बाद जो बैंक आने के बाद वो पूरा डाटा इसका खंगालेंगे। ये प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है, प्राइवेट कंपनी इसमें जो रुपया पैसा है वो इसमें फिलिंग करती है, तो उनसे जब डाटा आएगा तब इनको पता चलेगा कि इसमें कितना रुपया बाकी था और कितना रुपया इसमें से जा चुका था। ठीक है, शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारी के लिए। इम्तियाज भाटी मेरे सहयोगी झुंझुनू से जुड़े एटीएम में उखाड़ कर ले गए बदमाश और अब पुलिस लकीर पीट रही है। और झुंझुनू के नरहड़ से बड़ी खबर है, जासूसी के आरोप में एक युवक को हिरासत में लिया है राजस्थान इंटेलिजेंस की कार्रवाई। दूसरे देशों के लिए जासूसी का आरोप है इस पर। नरहड़ में गैस एजेंसी पर ही काम करता था युवक। आर्मी स्टेशन में ये युवक गैस सप्लाई करता था। जयपुर आई टीम ने इसे हिरासत में लिया है। राजस्थान इंटेलिजेंस और जयपुर मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने झुंझुनू से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में संदीप कुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि संदीप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को सेना की गोपनीय जानकारी पहुंचा रहा था। युवक को नरहड़ कस्बे से 12 सितंबर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसका खुलासा 16 सितंबर को दोपहर में हुआ। इंटेलिजेंस के सूत्रों ने बताया कि 30 साल का संदीप नरहड़ क्षेत्र में आर्मी कैंप के बाहर इंडियन गैस एजेंसी चलाता है। गैस सप्लाई के बहाने आर्मी के कैंपस में उसका आना जाना था। इसी दौरान संदीप सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला एजेंट के संपर्क में आया और छोटी मोटी सूचनाएं उस महिला एजेंट को देने लगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी संदीप के मोबाइल फोन से कई महत्वपूर्ण जानकारी और इनपुट्स प्राप्त हुए हैं, जिसे बेहतर तरीके से खंगाला जा रहा है। शुरुआती तफ्तीश के दौरान ये भी जानकारी मिली है कि संदीप अपने मोबाइल से व्हाट्सएप समेत अन्य एप्लीकेशन के जरिए महत्वपूर्ण तस्वीरें, वीडियो और दस्तावेज पाकिस्तानी हैंडलर को भेजता था। काफी समय से संदीप राजस्थान इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के रडार पर था। उस पर निगाह रखी जाने लगी। इसके बाद इंटेलिजेंस का शक पुख्ता हो गया और 12 सितंबर को गिरफ्तार करने के बाद उसे जयपुर पूछताछ के लिए लाया गया। जासूसी के आरोप में इस युवक को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। दूसरे देशों के लिए जासूसी का आरोप है इस पर। नरहड़ में गैस एजेंसी पर काम करता था। आर्मी स्टेशन में युवक गैस सप्लाई करता था। जयपुर आई टीम ने इसे हिरासत में लिया है। इम्तियाज भाटी मेरे सहयोगी झुंझुनू से हमारे साथ जुड़े हैं और शंकर आनंद दिल्ली से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इम्तियाज, किस तरह कार्रवाई की गई, कौन था ये युवक? ये झुंझुनू के नहड़ का मामला है। नहड़ में आर्मी का कैंप है, पूरा एक एरिया है, उसके सामने इनकी गैस एजेंसी है। उस गैस एजेंसी से आर्मी के अंदर गैस सप्लाई होती थी और इसका आना जाना रहता था। इस दौरान पाकिस्तानी एजेंसी ISI की एक महिला एजेंट से इसके संपर्क होता है और इसको सोशल मीडिया के द्वारा इसको लालच दिया जाता है। लालच देने के बाद वहां के कुछ फोटोग्राफ लगातार पाकिस्तान की ISI को ये भेजने का काम कर रहा था। काफी अच्छा परिवार है और ये काफी पढ़ा लिखा, और ये सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी देने वाला था। तो जब ये पुलिस की और इंटेलिजेंस की गिरफ्त में आया तो उसने सारी सूत्रों के अनुसार ये है कि इसने ये हाँ भी की है कि ये दे रहा था। इसके जो पिता है सीसराम, उनसे भी चर्चा हुई थी। उन्होंने इस प्रकार के कहा कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ये जरूर है कि कभी कभी चर्चा जरूर आई थी कि कोई बाहर से इनसे बात करता है, लेकिन उसको कोई जानकारी नहीं थी इस बात की कि कोई ऐसा है, उसका बेटा ऐसा कर सकता है। जी शंकर जुड़े हुए हमारे साथ दिल्ली से। शंकर, ये इसका नाम संदीप बताया जा रहा है इस युवक का, और ये भी बताया जा रहा है राजस्थान इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के रडार पर काफी लंबे समय से था। क्या ये कुछ साफ हो पाया है शंकर अब तक कि कितनी सूचनाएं ये अब तक भेज चुका है, क्या कौन कौन से दस्तावेज सीमा पार भेज चुका है, और क्या कुछ अब तक खुलासा हुआ है इससे पूछताछ में? देखिए, MI के हमारे जो सूत्र हैं, MI यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के हमारे जो सूत्र हैं,
उन्होंने इस मामले पे हमें कल ही जानकारी दी थी जब हमारी उनसे बातचीत हो रही थी। तो उनका कहना था कि देखिए कई बार हम लोग ऐसे लोगों पर नजर रखते हैं जो कि आर्मी कैंप के अंदर में आते हैं, और चाहे वो सिर्फ राजस्थान के इस एरिया की नहीं बात करें बल्कि दूसरे भी एरिया में जो आर्मी कैंप के अंदर अगर कोई सिविलियन, कोई बाहरी कोई व्यक्ति अंदर आ रहा है और अगर चाहे वो किसी काम के लिए भी आ रहा है, लेकिन हम लोग नजर रखते हैं। और इस शख्स की अगर बात करें तो ये गैस एजेंसी चलाता है संदीप, उसके बावजूद जिस तरह से बकायदा उसकी एंट्री थी अंदर, कई बार आना जाना लगातार इसका लगा रहता था, और काफी युवा है, और युवा होने के साथ साथ ये जिस तरह से बकायदा ये तैयारियां कर रहा था पुलिस फोर्स में जाने की। और तो कहा जाता है कि कई बार ऐसे ही लोगों को चुना जाता है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के द्वारा, और कोशिश किया जाता है कि इसकी जो कमजोर नब्ज है उसको दबाया जाए, उसको इस पर शक किस तरह से हुआ, प्रयोग किया जाए। देखिए हर एक एक्टिविटी जो संदिग्ध गतिविधियां होती हैं उस पर नजर रखी जाती है, तो इसका बार बार आना जाना, कई बार ऐसा भी देखा गया कि बिना वजह के भी वो कैंप के अंदर घुस रहा है और अंदर जाके कुछ लोगों से मिल रहा है, कुछ बातचीत कर रहा है, कई बार वो फोटोग्राफ लेता हुआ दिखा। तो ये सब जो चीजें जो हो रही थी, जो तमाम संदिग्ध गतिविधियां हो रही थी, वो आज से नहीं पिछले 1 महीने से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा था। ऑब्जर्व करने के बाद इस पर नजर रखी जा रही थी, और जब इस मामले पर जब उसके फोन को सर्विलांस पर रखा गया, उसके बाद तमाम जो चीजों को देखा गया, तब इस मामले पर एमआई की टीम को पुख्ता हो गया कि अंदर आकर के कुछ संदिग्ध गतिविधियां कर रहा है। उसके बाद जब इसे हिरासत में लिया गया, 12 तारीख को हिरासत में लिया गया, तो उसके बाद जब इससे विस्तार से पूछताछ की गई तो चीजें साफ हो गई कि ये जो है ये पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में है। और उसके बाद लेकिन एमआई की टीम ये अभी जानने की कोशिश कर रही है, और यहाँ तक कि राजस्थान इंटेलिजेंस की जो टीम है वो इस मामले पे विस्तार से पूछताछ करने की कोशिश में जुटी हुई है कि क्या इस बात की जानकारी इसे था कि वो पाकिस्तानी नागरिक से बातचीत कर रहा है या नहीं, क्या ये इस मामले में गलती से फंसा या एक सोची समझी साजिश के तहत इन तमाम सूचनाओं को व्हाट्सएप के जरिए, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने वॉइस कॉल के माध्यम से अगले को दे रहा था। तो इन मामलों पर विस्तार से चर्चाएं की जा रही हैं, लेकिन इस मामले में कल इसके औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी होने के बाद कौन किस तरह की सूचनाएं वो बाहर भेज चुका है, क्या क्या दस्तावेज भेजा है, किस तरह के फोटोग्राफ, किस तरह के वीडियो को इसने भेजा है, तो इस मामले पर उसके जो मोबाइल फोन को जब्त करने के बाद उसको खंगाला जा रहा है, और उसको खंगालने के बाद ही पता चल पाएगा किस तरह की महत्वपूर्ण जो जानकारियां वो पाकिस्तान को दे चुका है, क्योंकि इससे आगे एजेंसी को भी काफी मदद मिलेगी कि किस तरह की महिला एजेंट के बारे में पता चला कुछ। देखिए महिला एजेंट जो होती है अक्सर ऐसे युवाओं को फंसाती है, और फंसाने का जो मेन मकसद है कि जिस तरह से बाकायदा इसको भरमा के उसको कुछ पैसे का लालच देके, हालांकि इस मामले पर ये जरूर पता चला है कि संदीप को पैसे भी दिए गए, संदीप से बाकायदा पैसे उसका बैंक अकाउंट नंबर मांगा गया था, और उसके बाद संदीप ने अपना बैंक अकाउंट भी व्हाट्सएप के माध्यम से दिया। उसके बाद उसमें कुछ पैसे भी अपने उसके अकाउंट में आए थे। तो अभी उस लेडी एजेंट के बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतना स्पष्ट था कि वो लेडी एजेंट जो है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। इम्तियाज आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है, राजस्थान इंटेलिजेंस और जयपुर मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने झुंझुनू से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में इस व्यक्ति संदीप कुमार, इसका नाम बताया जा रहा है, इसे गिरफ्तार किया। अब इससे पूछताछ की जा रही है। और एक बड़ी खबर आ रही है श्रीगंगानगर से। इस वक्त की बड़ी खबर, हेरोइन तस्करी का मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है श्रीगंगानगर से। बड़ी खबर, पंजाब के फिरोजपुर से इसे गिरफ्तार किया है। भारत पाक सीमा पर हेरोइन तस्करी का मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 8 फरवरी को भारत पाक बॉर्डर से तस्करी की गई थी। बीएसएफ ने फायरिंग कर पाकिस्तानी तस्करों को यहां से खदेड़ दिया था। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, हेरोइन तस्करी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के फिरोजपुर से किया गया गिरफ्तार। भारत पाक सीमा पर हेरोइन तस्करी का यह मामला है। 6 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में। भारत पाक बॉर्डर से तस्करी हुई थी 8 फरवरी को, और उस दिन बीएसएफ ने फायरिंग कर पाकिस्तानी तस्करों को वहां से खदेड़ दिया था। अब पंजाब के फिरोजपुर से हेरोइन तस्करी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर। गुजरात के वडोदरा में रहने वाले एक कलाकार ने गणेश भगवान की मूर्ति बनाकर लोगों को जागरूक करने की शानदार पहल की है। लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने, टीका लगाने का संदेश देती ये मूर्तियां
पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। और खास बात यह है कि भगवान गणेश के भक्तों को भी ये मूर्तियां खूब रास आ रही हैं। ये है गुजरात के वडोदरा में रहने वाले कलाकार दक्षेश जांगीड़। दक्षेश एक पेशेवर मूर्तिकार हैं। वो हर साल गणेश उत्सव के मौके पर गणपति की मूर्तियां बनाते हैं। इस साल भी दक्षेश ने भक्तों के लिए गणपति की मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन इस बार की मूर्तियां खास हैं। दक्षेश ने कोविड महामारी को देखते हुए इस साल ऐसी मूर्ति बनाई है जो लोगों को कोरोना महामारी के खिलाफ सचेत कर रही है। उस पर खास बात ये है कि दक्षेश की बनाई गई भगवान गणेश की तमाम मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं। मैंने ये गणपति के रिलेटेड और ये जो 2 साल से कोविड का सीन जो चल रहा था उसको लेके मैंने एक लॉकडाउन के ऊपर गणपति रेडी किए हैं। साथ में दूसरी जो थीम है जो मैंने बनाई ऑनलाइन स्टडी के ऊपर, और साथ में वैक्सीनेशन के ऊपर मैंने थीम के ऊपर गणपति रेडी किए हैं। दक्षेश की बनाई गई मूर्तियों में किसी में भगवान गणेश को वैक्सीन की शीशी पर बैठे हुए दिखाया गया है, तो किसी मूर्ति में गणपति के बगल में सिरिंज रखा है, तो किसी मूर्ति के हाथों में मास्क है। इतना ही नहीं, दक्षेश ने गणपति की मूर्तियों के साथ कोरोना वॉरियर्स की छोटी मूर्तियों को भी जोड़ा है। मूर्तिकार दक्षेश का कहना है कि इस साल गणेश उत्सव के मौके पर वो लोगों को सुरक्षित रहने और कोरोना की तीसरी लहर से बचने का संदेश देना चाहते थे, और इसके लिए इन्हें गणेश चतुर्थी का मौका सटीक लगा। ये कोरोना का 3rd वेव भी आ रहा है, तो उसके रिलेटेड माइंड में कुछ था कि कुछ मैसेज पास करना चाहिए, जैसे कि हमें मास्क भी पहनना ज़रूरी है, कोरोना के ये हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी है, साथ में वैक्सीनेशन हो जाए तो भी अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके गणेशोत्सव के साथ में अगर कुछ मैसेज दे सकता था तो ये मूर्ति मैंने रेडी की है। आपको बता दें, सरकार ने इस साल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को त्योहार मनाने की छूट दी है, और ये बेहद जरूरी है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। ऐसे में मूर्तिकार दक्षेश जांगीड़ की ये कोशिश वाकई बेमिसाल है। उम्मीद है लोग इनकी बनाई मूर्तियों में छिपे संदेशों को समझेंगे और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को कम किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।